नमस्कार दोस्तों, सिविल जॉब एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं शशांक अग्रवाल। हमारी ये श्रृंखला चल रही है मध्य प्रदेश की जनजातियां इकाई 10 हमारी प्रारंभिक परीक्षा के लिए अति उपयोगी है। ये जैसा कि हम जानते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में मध्य प्रदेश की जनजातियों के संदर्भ में अति पिछड़ी जनजातियां पढ़ना चालू किया था, ठीक है, जिसमें हमने सबसे पहले मध्य प्रदेश में अति पिछड़ी जनजातियों के संदर्भ में बैगा जनजाति और दूसरी जनजाति हमने सहरिया जनजाति पढ़ा। आज का हमारा जो लेक्चर है वह मध्य प्रदेश सरकार की या मध्य भारत सरकार द्वारा घोषित तीसरी अति पिछड़ी जनजाति, हमारे मध्य प्रदेश की तीसरी अति पिछड़ी जनजाति भारिया जनजाति है। देखिए, भारिया जनजाति के विषय में पढ़ने से पहले अगर आपने पूर्व के लेक्चर नहीं देखे हो तो सबसे पहले आप उन जनजातियों के बारे में जाके पूर्व के लेक्चर देखिए। सबसे पहले आप गोंड और बैगा को देखिए, है ना, गोंड भील और गोंड को देखिए। उसके बाद अति पिछड़ी जनजातियों के संदर्भ में बैगा और सहरिया जनजाति को आप पहले पढ़िए। वहां पे मैंने आपको यह भी बताया है कि किस कारण जनजातियों को अति पिछड़ा घोषित किया जाता है और उसके संबंध में किस प्रकार विकास प्राधिकरण गठित किए गए हैं। ठीक है, आज का हमारा जो लेक्चर है वह मध्य प्रदेश की तीसरी अति पिछड़ी जनजाति भारिया जनजाति है। भारिया जनजाति हमारे मध्य प्रदेश की तीसरी अति पिछड़ी जनजाति और इस जनजाति के विषय में कहा जाए तो ये आदिम जनजाति समूह है। भारत में कुछ ऐसे जनजातीय वर्ग थे, हमेशा से थे, जिनके विषय में भारत सरकार को कभी पता ही नहीं चला। ब्रिटिश शासनकाल में इस जनजाति के विषय में 1947 तक आजादी तक हमें किसी भी प्रकार की जानकारी उपलब्ध ही नहीं थी। सबसे पहली बार 1972 में कहा जाता है कि कुछ लोगों ने पहचान की कि एक स्थल है। यह स्थल कहां पे है? यह स्थल हमारे छिंदवाड़ा जिले में पड़ता है। इस छिंदवाड़ा जिले में अगर आप देखो तो एक गहरी खाई है सतपुड़ा के पर्वतीय क्षेत्रों में। ये ऐसे भी आकार की खाई है। यहाँ पर कुछ गांव बसे हुए हैं, छोटे छोटे गांव बसे हुए हैं। इन गांवों को ढाना कहते हैं। ये गांव ढाना कहा जाता है और ये भारिया जनजाति के गांव है और ये भारिया जनजाति के गांव अति पिछड़े गांव है। तो मतलब कहने का मतलब ये कि सबसे पहली बार 1972 में पता चला था कि इन क्षेत्रों में भी कोई लोग रहते हैं। आगे हम पातालकोट के विषय में आपको डिटेल से बताएंगे और यह स्थल है छिंदवाड़ा जिले का पातालकोट। फिर सबसे पहली बार अगर हम आगे आके देखें तो 1981 की जनगणना में इनको शामिल किया गया भारत के नागरिक के रूप में। हालांकि मैं आपको बताऊं, इस समय भी भारत सरकार को इनके विषय में बहुत जानकारी नहीं थी। इनके नाम तक भारत सरकार को नहीं पता थे। क्लियर? तो 1981 की जनगणना में एक शब्द का प्रयोग किया गया था इनकी पहचान करने के लिए। यह शब्द था जंगलियों में अति जंगली, या जंगलियों में अति जंगली, कई जगह पे मिलता है जंगलियों में सबसे जंगली। ठीक है, तो ये जंगलियों में सबसे जंगली या जंगलियों में अति जंगली शब्द का प्रयोग जिस जनजाति के लिए किया गया वह जनजाति थी भारिया जनजाति। भारिया जनजाति, यह शब्द जो कहा जाता है कहां से आया, कैसे, इसके विषय में बहुत ज्यादा जानकारी तो है नहीं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं, कुछ समाजशास्त्री ऐसा मानते हैं कि इस जनजातीय समाज के लोग अपने साथ बड़े बड़े गट्ठे उठाकर चल देते हैं। लगातार ये भार ढोते रहते हैं। भार ढोने में इस जनजाति को महारत हासिल है। बहुत बड़ा वजन उठाकर अपने साथ चल सकते हैं। तो कहा जाता है कि भार ढोने के कारण, है ना, भार ढोने के कारण ही इस जनजाति को भारिया जनजाति कहा जाने लगा। ठीक है, समाजशास्त्री जैसे बेरियर एल्विन साहब है, उन्होंने कहा कि इस जनजाति के विषय में अपने रिसर्च में पाया कि यह जनजाति जो है गोंडों की ही एक उपशाखा है। उन्होंने माना कि इतिहास का कोई ऐसा कार्यक्रम रहा होगा जिसमें गोंडों की ही एक शाखा किसी एक स्थान पर जाकर रहने लगी और वह स्थान था ये पातालकोट। यहां पर जाकर इस जनजाति की एक शाखा रहने लगी और रहने के बाद बड़े लंबे समय तक समाज की मुख्य धारा से यह जनजाति कट गई। गोंड समाज विकसित हो गया, एक अलग समाज के रूप में चला गया, है ना, और यह शाखा आज भी आदिम अवस्था में रह गई। इस आदिम अवस्था के कारण यह जनजाति भारत सरकार द्वारा अति पिछड़ी जनजाति के रूप में घोषित की गई। यह जनजाति आज भी अपने दैनिक मूलभूत आवश्यकताओं के लिए जंगलों पर निर्भर है। ठीक है, इस जनजाति में अगर आप देखोगे तो खेती बहुत सीमित है।
ग्रीष्म ऋतु में जब वन समाप्त हो जाते हैं, सूख जाते हैं, तो कहा जाता है कि इस जनजाति में औन की गुठली की रोटी बनाकर ही अपना भोजन और जीवन बसर किया जाता है। क्लियर? भारिया जनजाति के विषय में भारत सरकार द्वारा समय समय पर शोध किया जा रहा है, लेकिन आज भी भारिया जनजाति के विषय में नागरिकों को, आम जनता को सीमित जानकारी ही प्राप्त है। भारिया जनजाति द्वारा बोली जाने वाली जो बोली है, आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ये बोली है भरनोटी बोली। और भरनोटी बोली क्या है? तो भरनोटी बोली आज तक समझ ही नहीं पाए हैं, मतलब आम जनता द्वारा समझा ही नहीं जा सका कि भरनोटी किस प्रकार की बोली है। कहा जाता है कि द्रविड़ भाषा परिवार की ही एक बोली है, लेकिन इसको समझा नहीं जा सका अभी तक भरनोटी बोली को। ठीक है, बेरियन एल्विन साहब इसको गोंडों की एक शाखा के रूप में परिभाषित करते हैं। क्लियर? तो यह है आज हमारी मध्य प्रदेश की तीसरी अति पिछड़ी ट्राइब, भारिया ट्राइब। कौन सी ट्राइब? भारिया ट्राइब। ठीक है, पढ़ना चालू करते हैं। चलिए भारिया ट्राइब के विषय में देखिए। भारिया ट्राइब के विषय में पहली जानकारी हमें पढ़ना है इनका सामान्य परिचय, है ना, जैसा कि बाकी जनजातियों में पढ़ा। तो जैसा मैंने बताया कि ये भारिया ट्राइब की एक पुरानी पिक्चर है। ये पिक्चर ना 1981 की जनगणना के समय ली गई थी। 1981 की जनगणना, मुझे बहुत क्लियर ये पिक्चर मिली नहीं, है ना, थोड़ा सा ब्लर हो सकता है, आपको दिखेगी। 1981 की जनगणना में इस पिक्चर को लिया गया था और इस पिक्चर को लेने के बाद इनकी पहचान की गई थी जंगलियों में अति जंगली के रूप में। जंगलियों में अति जंगली, और ये अति जंगली जो जनजाति थी यही थी भारिया जनजाति। ठीक है, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक पिछड़ी जनजातियों में से एक। मध्य प्रदेश में 3 अति पिछड़ी जनजातियां हैं। जैसे पहली जनजाति मैंने पढ़ाया बैगा, दूसरी जनजाति सहरिया, तीसरी जनजाति है जो मध्य प्रदेश की अति पिछड़ी जनजाति है, भारिया। ठीक है, बेरियन एल्विन साहब इसको गोंडों की एक उपशाखा के रूप में बोलते हैं, कहते हैं कि गोंड जनजाति के ही लोग हैं, किंतु किसी काल में इतिहास में ये जंगलों में रहने चले गए थे और धीरे धीरे वो जंगल के होकर ही रह गए, अति पिछड़े रह गए। वही है भारिया, है ना। यह जनजाति मैंने बताया भार ढोने का काम बहुत ज्यादा करती है। भार ढोने के कारण ही इन्हें भारिया कहा गया, भारिया शब्द का प्रयोग किया गया। इनको भूमिया नाम से भी जाना जाता है ना। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड में एक जनजाति है भूमिया, कहा जाता है कि वो भूमिया ही भारिया जनजाति है। क्लियर? फिर इसके बाद प्रजाति कैसी है? तो मैंने बताया मध्य प्रदेश की जनजाति आपको पूर्व के लेक्चर में बता चुका हूं, 2 ही प्रजाति में है। तो यह जनजाति जो है वही द्रविडियन या कोलेरियन समूह की जनजाति है ना। इस जनजाति के लोग गोंडों को ही अपना अग्रज मानते हैं, बड़ा भाई मानते हैं, और इनके प्रमुख देवता जो है वो कर्ण देव है। कर्ण देव को पूर्वज मानकर इस जनजाति के लोग इनकी पूजा करते हैं। क्लियर? तो यह है इसके सामान्य जानकारी। ठीक है, अब हम इस जनजाति के विषय में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर जनजाति कुछ बिंदुओं के आधार पर पढ़ जाती है। जैसे कौन कौन से बिंदु होते हैं? पहला बिंदु होता है इनका परिचय, के बाद जनसंख्या, है ना। आप इन्हीं बिंदुओं के आधार पर हर जनजाति को पढ़ेंगे। विस्तार, है ना, इनकी। फिर उसके बाद आते हैं खान पान, है ना, वस्त्र इत्यादि के विषय में पढ़ते हैं। फिर समाज, धर्म, विवाह। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें नृत्य, परंपरा और फिर अन्य जानकारी। तो ये कुछ जानकारी है ना। अन्य जानकारी में चित्रकला, संगीत कला इत्यादि के विषय में आता है। क्लियर? तो इस कुछ बिंदुओं के आधार पर हम भारिया जनजाति को पढ़ने वाले हैं। चलिए, जैसे भारिया जनजाति का भौगोलिक वितरण, भौगोलिक वितरण के आधार पर अगर हम देखें तो भारिया जनजाति हमारे मध्य प्रदेश की अति पिछड़ी जनजाति, जैसे ये है हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में इस जनजाति के लोग ना, मूल स्थान तो है इनका वही छिंदवाड़ा जिले का पातालकोट, है ना। इनका मूल स्थान कहाँ है? यही छिंदवाड़ा जिले का पातालकोट। लेकिन ये छिंदवाड़ा जिले के अतिरिक्त ये आसपास के बहुत सारे जिलों में, लगभग ये पूरा का पूरा क्षेत्र कवर करती है भारिया जनजाति। ठीक है, जबलपुर में रहते हैं, सिवनी में, मंडला में, सरगुजा में, पातालकोट तो इनका मूल स्थान ही है छिंदवाड़ा जिले का। तो इस जनजाति के लोग इन पूरे क्षेत्रों में विस्तार करते हैं। ठीक है, 90% आबादी जो है वो भारिया की है, शेष दूसरे आदिवासी इनके साथ रहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में 1% ही भारिया थे और 1981 की जनगणना में इनके लिए शब्द का प्रयोग किया गया जिसे कहा गया जंगलियों में अति जंगली। क्लियर? अब पातालकोट के बारे में थोड़ा सा जानो। ये पातालकोट की एक ली गई फोटो है, ऊपर से ली गई फोटो है पातालकोट। पातालकोट है कहां? तो जैसा कि आप जानते हो
पातालकोट छिंदवाड़ा जिले में, देखिए अगर आप इसका भूगोल देखोगे पातालकोट का, तो जैसे ये वाला जो क्षेत्र होता है ना, दक्षिण वाला सतपुड़ा का क्षेत्र, ये हम जानते हैं ये वाला जो क्षेत्र है राजपीपला क्षेत्र है ना, राजपीपला का पर्वत, और यहाँ से चालू होता है महादेव पर्वत श्रेणी क्षेत्र जो आपके छिंदवाड़ा और सिवनी जिले तक विस्तृत है। फिर सिवनी जिले से चालू होती है ये वाली पहाड़ी जिसको मैकल पर्वत कहते हो आप लोग, क्लियर। तो इस छिंदवाड़ा जिले में ही एक गहरी खाई है, यहाँ पे छिंदवाड़ा जिले में ही, है ना, जहां पे कहा जाता है कि सूर्य का प्रकाश भी, मतलब ऐसी भी आकार की गहरी खाई है ना, जहां पर सूर्य का प्रकाश भी दिन में लगभग 2-3 घंटे के लिए ही पहुंचता है, 4 घंटे के लिए पहुंचता है जब सूर्य सीधा होता है। सिर्फ सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुंचता, यहाँ पे एक जनजाति रहती है, इस क्षेत्र में ही रहती है, जिसे पातालकोट कहा जाता है ना। पातालकोट में गांव की संख्या 23 गांव है, जिसमें 12 गांव ही अभी वर्तमान में शेष बचे हैं। इसका आकार अगर आप देखोगे तो ये आकार आपको दिख रहा होगा पातालकोट का कैसा है, तो ये घोड़े की नाल के आकार की आकृति है इसकी, है ना, ऐसी आकृति है। कैसी आकृति है? घोड़े की नाल के समान। और कहा जाता है कि यह मध्य प्रदेश का सबसे गहरा स्थान है, सबसे निचला स्थान है, जहां सूरज पहले उगता है और सबसे पहले ही डूबता है, सबसे बाद में उगता है, पहले नहीं सबसे बाद में उगता है और सबसे पहले डूबता है। मतलब 3 से 4 घंटे ही सूर्य का प्रकाश इस क्षेत्र में पहुंचता है, क्लियर। तो यह स्थल है जिसे पातालकोट के नाम से जाना जाता है, और इस पातालकोट में भारिया जनजाति के गांवों की संख्या वर्तमान में सिर्फ 12 बची है, ठीक है। भारिया जनजाति कहाँ गई? तो अब ना धीरे धीरे भारिया जनजाति का विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। यह रोजगार की तलाश में अपने पातालकोट को छोड़कर अब धीरे धीरे शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। ज्यादातर भारिया को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जबलपुर जिले में बसाया गया है ना, और इनके रोजगार के लिए शहरी मजदूरों इत्यादि कल कारखानों में इनको रोजगार दिलाया जा रहा है। तो ये स्थल है, आपको दिख रहा होगा, ये पातालकोट है, क्लियर। आगे आप जानते हैं जनसंख्या 1981 में, फिर से रिपीट मैं आपको बताता हूं, पहली बार, इस फैक्ट को इसलिए 3 से 4 बार लिखा है कि आपको याद हो जाना चाहिए अभी तक। तो 1981 की जनगणना में पहली बार इनकी पहचान की गई। 2011 की जनगणना में इनकी जनसंख्या जो थी वो 1,93,230 थे। अच्छा, एक फैक्ट आपको बताता हूं, भारिया जनजाति पूरी की पूरी अति पिछड़ी जनजाति नहीं घोषित की गई है। मध्य प्रदेश में ना जनजाति को विशेष क्षेत्र के आधार पर अति पिछड़ा घोषित किया गया है। जैसे बैगा के विषय में बताया था, सभी बैगा अति पिछड़े नहीं है, सिर्फ बैगा चक के बैगा ही अति पिछड़े हैं। उसी प्रकार सभी भारिया जो जबलपुर में रहते हैं उन भारिया को पिछड़े नहीं माना गया। किनको पिछड़ा माना गया है? वह भारिया जो छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट में रहते हैं। इनकी जनसंख्या जो 1,93,230 है, ये पूरे के पूरे अति पिछड़े नहीं है। ये सिर्फ पातालकोट में रहने वाले 4,824 लोग है ना, जिसमें 458 महिलाएं और 2,366 पुरुष है ना। ये याद करने की वैसे जरूरत नहीं है, ये तो मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट दे दिया। 4,824 भारिया जो सिर्फ पातालकोट में रहते हैं, जो 12 गांवों के अंदर यहाँ पे निवास करते हैं। यहाँ पे पातालकोट में कितने गांव हैं? 12 गांव हैं, निवास करते हैं। सिर्फ वही जनजाति समाज के लोग ही पिछड़े माने जाते हैं, शेष भारिया पिछड़े नहीं है, क्लियर। आगे की बात करते हैं भारिया की उपजाति। तो मध्य प्रदेश में भारिया की 3 ही उपजातियां हैं, है ना। सभी की उपजातियों की एक लिस्ट बनाकर आप याद कर लीजिएगा, जैसे भील की भिलाला, पटलिया, रथियास, बैगास, तड़वी, ठीक है। मौखिक ऐसे याद होना चाहिए आपको। गोंडों की अगरिया, प्रधान, ओझा, सोलाहस, कोयला भूतिस। फिर हमने क्या पढ़ा? बैगा। बैगा की क्या होती है? भूमिया, भुइहर। ये तो भूमिया भुइहर इसकी है। बैगाओं की आप याद करिएगा, सहरिया की याद करिएगा, सवर, सौर, है ना, सबर, सवर और सौर। बैगा की मुझे भी याद नहीं है, लेकिन देख लीजिएगा, इसको याद करते चलिएगा, है ना। भारिया की क्या उपजाति है? तो 3 उपजाति है, भूमिया, भुइहर और पैडो। पैडो लिखा रहता है कई पुस्तकों में, इसको पैडो भी पढ़ते हैं, इसको पंडो भी कहा जाता है। पैडो भी रहता है और पंडो भी रहता है, दोनों ही सही शब्द है, ठीक है। तो भारिया की 3 उपजातियां हैं, कौन कौन सी? भूमिया, भुइहर और पंडो, ठीक है। भारियाओं का शारीरिक विशेषता है, तो चूंकि मैंने बताया ये कोलेरियन प्रजाति की है,
है ना। तो कोलेरियन प्रजाति की समस्त विशेषताएं इसके अंदर लागू होती है। कैसा? भारिया जनजाति का कद बहुत ज्यादा नहीं होता, आप देखोगे तो इनकी हाइट जो होती है ना 5 से 5.5 फीट की होती है। तो कद मध्यम होता है, रंग वही सांवला या ताम्रवर्णी होती है, आंखें छोटी होती हैं, नाक चौड़ी होती है, ओठ पतले होते हैं, दांत बारीक होते हैं, लगभग वैसे दिखते हैं भारिया। आगे की कुछ फोटो में आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी, है ना। आगे देखते हैं भारिया जनजातियों का रहन सहन कैसा है। तो देखिए आज भी ना भारिया जनजाति आदिम रूप से रहती है। प्रायः जो सबसे पिछड़े भारिया होते हैं उनके पास वस्त्रों का अभाव होता है। पुरुष धोती कुर्ता और बंडी पहनते हैं, ये सभी जनजातियों में वैसे तो होता है ना। और सिर पर पगिया, पगिया मतलब होता है एक पगड़ी ऐसे साफा जैसा बांधते हैं, उसको पगिया कहा जाता है। इस तस्वीर में शायद आपको दिख जाएगा, है ना। पुरुषों ने क्या पहना? धोती, यहाँ पे धोती पहना है, यहाँ पे कमीज पहना है और बंडी पहनते हैं, और इसके अतिरिक्त सिर पर इस प्रकार का एक साफा बांधते हैं भारिया जनजाति के पुरुष, जिसे क्या कहा जाता है? पगिया कहा जाता है। ठीक है, ये वस्त्र वगैरह आप याद करिएगा। पगिया किस जनजाति का वस्त्र है? तो पगिया आपकी भारिया जनजाति का वस्त्र है। एक मिनट, हाँ ये तो पगिया धोती कुर्ता और बंडी पहनते हैं, सिर पर पगिया बांधते हैं, है ना। स्त्रियों में वैसे तो मध्य प्रदेश की सभी जनजातियों द्वारा गुदना गुदवाने की परंपरा है। स्त्रियां सुंदरता के लिए कुछ आभूषण पहनती है, गुदना गुदवाती है ना, एक ही धोती और ऊपर से नीचे तक लपेटती हैं। क्लियर। भारिया महिलाएं अपने गले में एक सफेद मोती के गुच्छे और पीतल और लोहे की कौड़ियों से बनी मालाएं पहनती है। इसे चूड़ी प्रथा प्रचलित। अच्छा, एक खास बात मैं आपको बताऊं, चूड़ी प्रथा ना भारिया के अतिरिक्त सहरिया जनजाति में भी है। चूड़ियां जो होती है प्रायः चूड़ी प्रथा, ये विवाहित महिलाओं की पहचान होती है। भोजन क्या होते हैं इनके? शाकाहारी और मांसाहारी होते हैं। इनके द्वारा जो मुख्य भोजन होता है उसको पेज कहते हैं। क्या कहते हैं? पेज, है ना। पेज आपको याद होगा, गोंडों में भी मैंने बताया था पेज, है ना। इसके अतिरिक्त महुआ के शराब बनवाते हैं, और ये एक खास मैंने बताया, ये सिर्फ इसमें होता है, बाकी सब चीजें तो गोंडों जैसी ही है। आम की गुठली से बनी रोटी, इसका मुख्य कारण भारियाओं का पिछड़ापन ही है। खेती करते नहीं है, वन सूख जाते हैं, तो ग्रीष्म ऋतु में भोजन के लिए आम होते हैं गर्मी में, तो आम की जो गुठलियां सूख जाती हैं उसी की रोटी बनाकर ये खाना पड़ता है। तो आम की गुठली से बनी रोटी खाते हैं। तो ये है इनका रहन सहन और भोजन। क्लियर। ये भारिया जनजाति का प्रमुख भोजन हो गया। अब समाज। मध्य प्रदेश की सभी जनजातियां, फिर से रिपीट करता हूं, मध्य प्रदेश की सभी जनजातियां पितृसत्तात्मक होती हैं। क्लियर, याद रखिएगा। तो भारिया जनजाति की भी पहली लाइन होगी, भारिया जनजाति भी पितृसत्तात्मक समाज पाया जाता है। अर्थात फिर इनके निवास को भी, जो भारियाओं के जो गांव होते हैं ना, जो घोड़े की नाल की आकृति के होते हैं, उनको ढाना कहते हैं। क्या कहते हैं? ढाना। फिर प्रमुख पद कौन कौन से होते हैं? जैसे समाज का, पंचायत का ढाना का जो मुखिया होता है ना, सबसे प्रमुख एक समाज होता है ऐसा, ढाना, इसको क्या कहते हैं? ढाना। ढाना का जो मुखिया होता है, मुखिया को क्या कहा जाता है? ढाना का जो मुखिया होता है, इस मुखिया के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है पटेल। क्या कहते हैं? पटेल कहते हैं। फिर भूमिका दूसरा पद होता है, तीसरा पद होता है पड़िहार, और चौथा होता है कोटवार। भूमिका जो होता है वो तांत्रिक क्रियाएं करता है। भूमिका जो होता है वो क्या करता है? ये तंत्रिक क्रियाएं, तंत्र मंत्र, है ना। फिर उसके बाद पड़िहार। पड़िहार का काम क्या होता है? पड़िहार का जो काम होता है भारिया जनजाति में, वो क्या कहते हैं? औषधि वितरण। और उसके बाद कोटवार। कोटवार जो होता है ये गांव की सुरक्षा की जिम्मेदारी जो होती है, सिक्योरिटी गार्ड एक तरह समझो, सुरक्षा की जिम्मेदारी जो होती है वो कोटवार की होती है। तो पटेल, भूमिका, पड़िहार और कोटवार। ठीक है। इसके अतिरिक्त इनमें सगोत्री विवाह वर्जित होता है, सिंपल सा है, वो हर जनजाति में है। मामा और फूफा मतलब बुआ के बच्चों में विवाह सबसे अच्छा माना जाता है। गोंडों में भी था, बैगा में भी था, है ना, जिसको अपन क्या कहते थे? दूध लौटावा।
क्लियर। फिर मृतकों को दफनाया जाता है। अच्छा, एक खास बात, मृतकों को दफनाया जाता है। तो ये भारिया जनजाति का समाज, ठीक है, याद रहेगा। इसमें याद करने वाली चीजें क्या क्या है? तो भारिया जनजाति का समाज पितृसत्तात्मक होता है, ठीक है। गांव को इसके ढाना कहते हैं। क्या कहते हैं? भारिया जनजाति के गांव को ढाना। और ढाना में प्रमुख पद पटेल, जो ढाना का मुखिया, फिर भूमिका, फिर तीसरा पढ़ियार और चौथा कोटवार, ठीक है। ये याद करने वाली चीजें, क्लियर। आगे विवाह की परंपराएं। अब भारिया जनजाति में, देखिए भारिया जनजाति में ना मुझे विवाह की फोटो नहीं मिल रही थी, है ना, कि कुछ विवाह की परंपराओं की तस्वीरें मिल जाए, तो मैंने सर्च की तो ये तो बहुत डिटेल रही, तो इसलिए मैंने ऐसी ही कोई एक तस्वीर लगा दी। कैसा होता है विवाह? देखिए, पहली चीज तो भारिया जनजाति में एकल विवाह के साथ साथ बहुविवाह भी प्रचलित होता है। बहुविवाह क्या होता है ना, एक ही महिला या एक ही पुरुष एक से अधिक स्त्रियों से विवाह। सामान्यतः इनमें जो बहु पत्नी विवाह की प्रथा प्रचलित होती है, मतलब एक पुरुष कई सारी स्त्रियों से विवाह करता है, क्लियर। फिर उसके बाद समगोत्री विवाह वर्जित होता है, ये हर जनजाति में है। समगोत्री विवाह क्या होता है? वर्जित है। फिर तीसरा, मामा और बुआ के बच्चों भी विवाह सबसे अच्छा माना जाता है, जिसको गोंडों में और बैगाओं में दूध लौटावा कहते हैं। तो इनमें भी दूध लौटावा विवाह सबसे अच्छा माना जाता है, ठीक है। गोंडों के समान ही पूरी की पूरी लगभग अब परंपराएं हैं। इनमें कौन कौन से प्रमुख विवाह हैं? तो पहला विवाह जो है वह मंगनी विवाह है। कौन सा विवाह? मंगनी। दूसरे नंबर पे लमसेना विवाह, तीसरा राजी बाजी विवाह और चौथा विधवा विवाह। इसमें सबसे बेस्ट विवाह जो माना जाता है ना भारिया जनजाति में, उसको मंगनी विवाह कहते हैं। मंगनी विवाह बस वही कि वधु के घर जाता है, वस्त्र इत्यादि देकर उससे विवाह करता है, इसको मंगनी विवाह। सामान्य समाज में भी होता है जैसा। फिर लमसेना विवाह, वधु मूल्य न होने की स्थिति में लड़का क्या होता है, लड़की के घर रहता है और उसके पिता की सेवा करता है, तब तक सेवा करता है जब तक कि लड़की के पिता की वधु मूल्य जो रकम मांगी गई है उसके बराबर सेवा नहीं कर देता, ठीक है। तीसरा राजी बाजी विवाह, दोनों पक्षों द्वारा जब खुशी से विवाह किया जाता है तो राजी बाजी। इसके अतिरिक्त विधवा विवाह, है ना। अच्छा, एक और खास बात बताऊं, गोंडों के समान ही भारिया जनजाति में घोटुल प्रथा प्रचलित है। घोटुल आपको याद है, गोंडों में बताया था मैंने, घोटुल प्रथा। अब ये घोटुल प्रथा क्या होती है? जिस प्रकार गोंड जनजाति में घोटुल प्रथा पाई जाती है, उस प्रकार भारियाओं में भी घोटुल प्रथा है। घोटुल प्रायः गोंड जनजाति में युवा ग्रहों को कहा जाता है। कन्या के विवाह से पूर्व, लड़के और लड़की के विवाह से पूर्व उसको 7 दिनों के लिए गांव से बाहर बने एक कमरे में रहने के लिए भेजा जाता है। गांव से बाहर बने एक घर में रहने के लिए भेजा जाता है ताकि वह एक दूसरे को पहचान सके। तो इस परंपरा को घोटुल परंपरा कहते हैं। भारिया जनजाति में, याद रखिएगा, ये एग्जाम में बड़ा महत्वपूर्ण चीज है, भारिया जनजाति में इस प्रकार की परंपरा को रंगबंग नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? भारिया जनजाति में विवाह की इस घोटुल की इस परंपरा को किस नाम से जानते हैं? रंगबंग के नाम से जाना जाता है, क्लियर, ये याद रखिएगा। तो ये हो गए विवाह, है ना। अब आगे आते हैं धार्मिक जीवन। तो देखिए, धार्मिक जीवन भी लगभग गोंड जनजाति के ही समाज है ना। इसीलिए समाजशास्त्री कहते हैं कि ये गोंडों की एक शाखा है। पहली चीज तो हिंदू धर्म को मानते हैं, बिल्कुल। बहुदेववाद है, बिल्कुल। टोटमवाद है, बिल्कुल, है ना। तो अब देखिए क्या, बहुदेववाद और प्रकृतिवाद, मतलब बहुत सारे देवी देवता हैं और प्रकृति की भी पूजा करते हैं, है ना। अपने आप को हिंदू कहते हैं, बिल्कुल हिंदू है ही, है ना। ट्राइब्स एंड कास्ट्स ऑफ द सेंट्रल प्रोविंसेस में डॉक्टर आर रसेल एक समाजशास्त्री हैं और राय बहादुर हीरालाल ने भारियाओं को हिंदू धर्म का बताया है, कुछ अलग नहीं बताया है, ठीक है। भारिया जनजाति के लोग टोटम प्रथा, अब देखिए टोटम प्रथा में ना साज का ये जो वृक्ष है, ये टोटम प्रथा में बैगा में भी पूजा जाता है, गोंडों में भी पूजा जाता है और भारिया में भी पूजा जाता है। भारिया, है ना, और गोंड, ये तीनों ही जनजातियों में टोटम प्रथा, साज। अब टोटम प्रथा मैंने आपको गोंड जब पढ़ाया था तब बताया था क्या,
टोटम प्रथा एक ऐसी प्रथा, ध्यान दीजिए फिर से रिपीट करता हूं, टोटम प्रथा एक ऐसी प्रथा होती है जिसमें किसी विशिष्ट पशु, पक्षी, देवता या पेड़ पौधे इत्यादि को अपना पूजनीय मान लिया जाता है, और उस जनजाति में उस वृक्ष को काटना, उस पेड़ को काटना या उस पशु पक्षी की हत्या पूर्णतः वर्जित होती है, उसको भगवान मानते हैं वो। इस प्रथा को ही टोटम प्रथा कहते हैं। तो टोटम प्रथा के तहत ना गोंड हो, चाहे बैगा हो और चाहे आपके भारिया हो, तीनों में ही साज वृक्ष की, साज मतलब होता है साल का पेड़, इस साल के पेड़ की पूजा होती है और इसको काटना पूरी तरह से वर्जित माना जाता है। ठीक है, तो भारिया जनजाति भी किसकी पूजा करती है? साज के वृक्ष की पूजा करती है। आगे है ना, ये साज का वृक्ष का मैंने पेड़ बना दिया था। साज का वृक्ष तो आप जानते ही होंगे ना, साज या साजा वृक्ष इसको कहते हैं, यही होता है, साल का पेड़ होता है, तो इसको तो जानती हो सभी। क्लियर? आगे आते हैं देवी देवता। तो गोंडों के समान ही सारे देवी देवता, इसमें कौन कौन से देवी देवता ध्यान दीजिए। तो गोंडों की देव, बूढ़ा देव बिल्कुल, इंद्रदेव बिल्कुल, बरुआ देव, ठीक है, बागेश्वर देव, ये इनके प्रमुख देवी देवता हैं, है ना। भारियाओं के जो गांव के देवता होते हैं उनको बूढ़ा देव कहते हैं। गोंडों में भी था, गांव का जो देवता होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? बूढ़ा देव। फिर इसके बाद संकट से लड़ने वाले देवता मुठवा दबाबा, ठीक है। मेघनाद इत्यादि की भी पूजा की जाती है साल के वृक्ष में, और हरहुल पूजा आयोजन भारिया हर वर्ष एक हरहुल पूजा भी करते हैं। तो ये कुछ प्रमुख इनके देवी देवता हो गए। कौन कौन से? बूढ़ा देव, इंद्रदेव, बरुआ देव, नागा देव, ये सारे देवी देवता मैंने आपको गोंडों में डिटेल से बता दिए थे, ठीक है। सेम यहाँ भी होता है, अलग कुछ भी नहीं है। क्लियर? फिर आर्थिक जीवन कैसा है? भारिया जनजाति अपनी अर्थव्यवस्था के लिए, भारिया जनजाति अपनी अर्थव्यवस्था के लिए पूरी तरह से वनों पर निर्भर रहते हैं। हालांकि कुछ भारियाओं ने समय के साथ खेती करना सीख लिया है, ठीक है। तो अभी वर्तमान में इनकी अर्थव्यवस्था का दो ही आधार है, पहला है वन और दूसरा है खेती। क्लियर? इनके द्वारा भी झूम खेती की जाती है, बहुत अच्छी खेती करना इनको आता नहीं है, अति पिछड़ी अवस्था में है, ठीक है। तो इनके द्वारा की जाने वाली जो झूम खेती है ना, उसको दहिया या ढहिया नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानता है? दहिया या ढहिया। क्लियर? अब स्थायी कृषि धीरे धीरे करने लगे हैं, है ना। अच्छा, बक्खर क्या होता है? बक्खर एक प्रकार का, समझिएगा, बक्खर को हल ऐसा होता है आकृति, ये ऐसा एक लकड़ी होती है मोटी सी, है ना, उस पर ऐसा करके एक वो लगा दिया जाता है, ऐसा बांस, है ना, इससे खेत की जुताई की जाती है। बैल बांध दिया जाता है यहाँ पे, ऐसे करके एक बैल यहाँ पे, एक बैल यहाँ पे, ऐसी बांध दी जाती है। तो इस प्रकार का एक यंत्र होता है जिससे ये खेती करते हैं। इस खेती को बक्खर कहा जाता है, बक्खर की खेती। तो भारिया जनजाति में बक्खर की खेती की जाती है। क्लियर? बक्खर की खेती की जाती है। अब प्रमुख अनाज कौन कौन से उपाजते हैं? तो कोदो, कुटकी, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये इनके प्रमुख अनाज होते हैं। क्लियर? तो भारिया जनजाति में खेती और खेती के अतिरिक्त वन। खेती में पहली परंपरागत स्थानांतरित खेती जिसको ढहिया कहते हैं, ये ढहिया बेगांव में भी था, और फिर दूसरे नंबर पे बक्खर की खेती करते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा ये वनोपज में संकलन, इनका वन मैंने बताया, है ना, आखेट, पशुपालन, मजदूरी, लकड़हारी, ये सारे काम करते हैं, है ना। तो फिर देव बहारी घास से बनी पातालकोट की झाड़ू, है ना। इसके अतिरिक्त ना इस जनजाति के लोग गर्मी के समय एक प्रकार की घास होती है ना, ऐसी ये जो रखे हैं ना, ये है एक प्रकार की घास होती है, भारिया के लोग ही है, एक इसको देव बहारी का, बहारी बहारी मतलब होता है झाड़ू, बहारी, तो उसकी बनाई झाड़ू बनाते हैं और इसको शहरों की ओर बेचते हैं। तो ये झाड़ू बड़ी फेमस है भारिया जनजाति में, इसको बातालकोट की झाड़ू या देव बहारी झाड़ू कहा जाता है। देव बहारी एक प्रकार की घास होती है, घास वो लाते हैं और उससे झाड़ू बनाते हैं। तो देव बहारी की झाड़ू बड़ी दूर दूर तक फेमस है। कोदो कुटकी जैसे अनाज उगाते हैं, जैसा कि मैंने बताया। तो ये होती है भारियाओं की अर्थव्यवस्था। क्लियर? तो भारियाओं की अर्थव्यवस्था आपको याद रहेगी। भारिया जनजाति की अर्थव्यवस्था में सिंपल सा है, स्थानांतरित कृषि करते हैं जिसको दहिया या ढाइया कहा जाता है। फिर
बखर की खेती करते हैं, देवबहारी नाम की झाड़ू बनाते हैं, ये भारिया जनजाति है। अब डांस के फॉर्म कौन से हैं? तो 2 डांस के फॉर्म भारिया जनजाति में एग्जाम में पूछे ही जाते हैं और बड़े फेमस हैं। कौन कौन सी ये डांस है? एक डांस है ये जिसकी फोटो लगाई है मैंने, भड़म नृत्य। एक नृत्य है भड़म और एक नृत्य है सैतम। जब संयुक्त रूप से दोनों नृत्य एक साथ किए जाते हैं तो इसे भड़म सैतम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो एक नृत्य है भड़म और दूसरा नृत्य है सैतम। भड़म नृत्य क्या है? पुरुषों द्वारा ढोलक बजाते, ढोलक और टिमकी 2 वाद्य यंत्र होते हैं, ढोलक बजाते हुए संयुक्त रूप से किए जाने वाले नृत्य को भड़म नृत्य कहा जाता है ना। इसको कई प्रकार के भड़म होते हैं, जैसे गुन्नू शाही, भड़नी, ये सब याद नहीं करना, सिर्फ बता दिया। भड़नी, भड़नाई, भरनौटी, भंगम, कई प्रकार होते हैं। यह नृत्य प्रायः विवाह के अवसर पर, इसके अतिरिक्त विवाह के साथ किसी भी खुशी के अवसर पर भड़म नृत्य किया जा सकता है ना। सबसे प्रिय नृत्य है। इसमें वाद्य यंत्र क्या होता है? तो आपने देखा होगा, ये ऐसे इस प्रकार के ठोल रखे रहते हैं, इसके अतिरिक्त एक त्रिकोण आकर की ऐसी घंटी जैसा होता है, इसमें ऐसा रस्सी बंधी होती है ना, त्रिकोण आकर के ऐसे बजाते हैं उसको, टन 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 टन, इसको टिमकी कहा जाता है। ठीक है, टिमकी। और झांझ तो आप जानते ही हो, गोल बड़े झांझ होते हैं जिसको ऐसे करके कैसे बजाते हैं, ऐसे जैसे बजाते हो तो झांझ बजाते हैं। तो ये 3 वाद्य यंत्र होते हैं, झांझ, ढोल और टिमकी। क्लियर? तो ये पहला नृत्य हुआ भड़म और दूसरा नृत्य हुआ सैतम। भड़म नृत्य जो पुरुषों का है और सैतम नृत्य है महिलाओं का, और जब दोनों मिलकर एक साथ करते हैं तो इसको भड़म सैतम कहते हैं। ठीक है ना। इसमें भी एक पुरुष बीच में ढोल बजाता है, पुरुष ढोल बजाता है, शेष महिलाएं नाच करती हैं, तो ये महिलाओं का नृत्य है। सेम ऐसा ही होता है, इसको सैतम कहते हैं। फिर कर्माशैला, गोंडो बैगा के समान इनकी संस्कृति हमने देखा, गोंडो और बैगा के समान। तो कर्माशैला नृत्य इसमें भी होता है। कर्मा महिलाओं का नृत्य जिसमें महिलाएं कर्म देवता की स्मृति में नृत्य करती हैं, और शैला नृत्य पुरुषों का नृत्य होता है। ठीक है, तो भड़म, सैतम, कर्माशैला, इसके अतिरिक्त भारिया अहिराई भी है। तो ये हो गए भारिया जनजाति के प्रमुख नृत्य। क्लियर है? ठीक है, अब लास्ट भारिया जनजाति के कुछ गायन और अन्य विशेषताएं, है ना। सभी चीजें हमने भारिया की देखी। तो गायन में आप देखो, उपजन, भावर, मंडवा, मटिया गीत, कर्मा, ये कुछ गीत हैं। वाद्य यंत्र कौन सा है? तो ढोल, है ना। फिर उसके बाद मांदल, फिर उसके बाद बांसुरी, ये भारिया जनजाति के प्रमुख वाद्य यंत्र। ठीक है, गायन नाम पढ़ लीजिए, जनजातीय गायन हम एक चैप्टर पूरा का पूरा अलग से पढ़ने वाले हैं। क्लियर? तो उपजन, भावर, मंडवा, मांडिया गीत, कर्मा, ये है इनके प्रमुख गीत। वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं? तो वाद्य यंत्रों में मांदल हो गया आपका, बांसुरी हो गया, ठीक है, ये ढोल हो गया, ये इनके कुछ वाद्य यंत्र हैं। ठीक है, भाषा मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, इनकी जो भाषा है इस बोली को भरनौटी नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? भरनौटी। ठीक है, भरनौटी या भरियाटी कहते हैं इसको। ठीक है, यह इनकी मूल बोली है। यह किस प्रकार की बोली है? तो समाजशास्त्री इनको बहुत पहचान नहीं पाए हैं। ये द्रविड़ परिवार की बोली। अब द्रविड़ परिवार मतलब समझो कन्नड़ मलयालम से मिलती जुलती बोली है, तेलुगु से मिलती जुलती बोली है। ठीक है, इसके अतिरिक्त कोरको, गोंडी, छत्तीसगढ़ी, बुंदेली आदि मिश्रण का भी प्रयोग ये करते हैं सामान्य समाज से बात करने के लिए। ठीक है, तो इनकी बोली को क्या कहते हैं? भरनौटी। ठीक है, याद रहेगी। कुछ वन लाइनर फैक्ट आप जानिए भारिया से जुड़े, और भारिया कंप्लीट होता है यहाँ पे। वन लाइनर फैक्ट क्या है? भारिया स्त्रियों की दशा में परिवर्तन एवं शिक्षा हेतु विज्ञान सभा एनजीओ द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। एक एनजीओ है, इसका नाम है विज्ञान सभा। ठीक है, भारिया के एक भारिया जनजाति में एक युवा गृह भी होता है, ये तो मैंने बीच में ही बता दिया, जिसको क्या कहते हैं? घोटुल, जिसको रंगभंग कहते हैं। फिर हीरालाल और रसेल ने अपनी पुस्तक ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ सेंट्रल प्रोविंसेस में लिखा है कि भारिया पूर्णिया की एक उपजाति है। ये भी मैंने बता दिया था स्टार्टिंग में। फिर श्री डायस के अनुसार भारिया घोरतम वन्य गोंड थे और ढैया नाम की खेती में काम करते थे। तो ये गोंडों की एक शाखा है, समाजशास्त्री कहते हैं, और ढैया जो मैंने बताया इसकी खेती करते हैं। तो ये है आपकी भारिया जनजाति। समझ में आ गया? ये अगली जनजाति कोल। कोल के पहले हमने देखा भारिया। भारिया आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई।
चलिए हम अगली जनजाति पढ़ना ही चालू करते हैं, कोल जनजाति। जैसा कि सहरिया जनजाति का हमने आर्ट एंड कल्चर, भारिया जनजाति के विषय में आर्ट एंड कल्चर हमने पूरा डिटेल से जाना। अब जनजातियों में हमारा एक चैप्टर तो पूरा हुआ है ना। मध्य प्रदेश की अति पिछड़ी जनजातियां, मध्य प्रदेश की अति पिछड़ी जनजातियां, ये वाला टॉपिक हमारा लगभग पूरा हुआ है ना। जनजातियां, इसका ऑब्जेक्टिव मैं आपको जल्द ही सॉल्व कराऊंगा। एक्चुअली ऑब्जेक्टिव अभी मैंने रोक रखा है, मैं चाहता हूं कि कुछ और जनजातियां एक साथ हो जाएं, फिर हम एक दो लेक्चर प्रॉपर सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर ही रखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि इन जनजातियों के संबंध में प्रश्न कैसे बनते हैं। ठीक है, अब हमें मध्य प्रदेश की कुछ अन्य महत्वपूर्ण जनजातियों के विषय में पढ़ना है। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में जो पढ़ा था, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था गोंड, है ना, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था भील, है ना। इसके बाद 3 अति पिछड़ी जनजातियों का ग्रुप आ गया, जैसे बैगा, सहरिया और उसके बाद हमने पढ़ा भारिया। क्लियर, ये 3 अति पिछड़ी जनजातियों का ग्रुप आ गया। अब इसके बाद फिर अन्य जनजातियां चालू होंगी, जैसे कोल, कोल जनजाति के बाद हम पढ़ेंगे कोरकू, कोरकू जनजाति के विषय में बाद हम पढ़ेंगे बंजारा, बंजारा के बाद हम पढ़ेंगे आपकी पारधी, है ना, पारधी, पारधी के बाद हम पढ़ेंगे अगरिया, है ना। इतनी जनजातियां हमें पूरी डिटेल से जाननी है। कितनी संख्या होगी? 1 2 3 4 5 7 8 9 और ये 10। फिर इसके बाद हम कुछ जनजातियों को शॉर्ट में जानेंगे। तो ये 10 जनजातियां तो हमें हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग डिटेल से जाननी है। ठीक है, तो इसमें अगली जनजाति है कोल। सबसे पहले थोड़ा सा परिचय जान लीजिए कोलों का। कोल जनजाति जो है यह हमारे मध्य प्रदेश ही नहीं, भारत की कुछ प्राचीनतम जनजातियों में से एक है। आपने रामायण की कथा में सबरी का नाम सुना होगा, माता सबरी जिसके जूठे बेर भगवान राम ने खाए थे। तो माता सबरी कहा जाता है कोल जनजाति में कि माता सबरी जो थी वह कोल जनजाति से ही संबंधित थी। क्लियर, इस जनजाति के लोग स्वयं को ना रौतिया या रौतेला कहलाना पसंद करते हैं। ठीक है, इनका नाम कोल कैसे पड़ा? तो कहा जाता है कि इनका नाम जो कोल शब्द जो पड़ा है ना, वो ब्रिटिश शासन काल में ही पड़ा था। चूंकि ब्रिटिश शासन काल में इस जनजाति के अधिकतम सदस्य पुरुष जो होते थे वो कोयले की खदानों में काम करते थे, कोयले के खनन का कार्य करते थे और पूरे शरीर में कोयला इनके लगा रहता था। तो कोयल की खदानों में काम करने के कारण ही ब्रिटिश काल में या अंग्रेजों के शासन काल में, कहा जाता है अंग्रेजों द्वारा ही इन्हें कोल कहा जाने लगा। कोलों का मूल निवास प्राचीन काल से ही विंध्य पर्वतीय क्षेत्रों में था। सतना जिले में एक सबरी माता का आश्रम बना हुआ है। यह कोल जनजाति के लिए बड़ा पवित्र स्थान माना जाता है। इस जनजाति के लोग माता सबरी को अपना पूर्वज मानते हैं। इसके अतिरिक्त ऋषि वाल्मीकि को भी अपना पूर्वज मानते हैं। क्लियर, कोल जनजाति में पुराणों में भी इनका उल्लेख मिलता है, महाभारत के ग्रंथों में भी इनका उल्लेख मिलता है। साथ ही साथ कोल जनजाति के विषय में कहा जाता है कि इनका जो मूल है निवास है वो सतना रीवा के बीच एक स्थान है। इस स्थान को बद्री राजा कहा जाता है। बद्री राजा, है ना, बद्री राजा स्थान जो है यह कोल जनजाति का मूल निवास स्थान माना जाता है। कोल जनजाति कोलेरियन प्रजाति की जनजाति है। हम अभी तक जनजातियों को प्रजातियां पढ़े ना, द्रविडियन या कोलेरियन, तो कोलेरियन प्रजाति का नाम ही कोल जनजाति के नाम पर कहा जाता है, पढ़ा जाता है। सबसे पहली बार अंग्रेजों ने इस पर रिसर्च की, इस प्रजाति को कोल से कोलेरियन बना और फिर इसके समान दिखने वाली समस्त जनजातियों को ही कोलेरियन कहा जाने लगा। तो कोल जनजाति कोलेरियन प्रजाति की एक है ना जनजाति मानी जाती है। ठीक है, इनका भी रंग सांवला होता है, कद मध्यम होता है और प्रायः कुरूप मतलब थोड़ा सा मतलब सांवले रंग के होते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, है ना। फिर कोल जनजाति में इनकी संगठित पंचायत होती है, बड़ा संगठित समाज होता है। कोलों की पंचायत को गोहिया कहा जाता है, एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, गोहिया। कोलों की पंचायत के लिए शब्द क्या है? गोहिया शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्लियर, इसके अतिरिक्त कोल जनजाति का समाज संगठित समाज होता है, पितृसत्तात्मक समाज होता है। क्लियर, कोल जनजाति में धीरे धीरे बधुमूल, आपका अच्छा कोल जनजाति ना ब्रिटिश शासन काल से ही ये मजदूरी करने लग गए थे,
कोयले की खदानों में काम करने लग गए थे और इसी कारण ना इस जनजाति में धीरे धीरे परंपरागत परंपराएं लुप्त हो गई हैं। तो वधु मूल्य प्रायः इनमें लगभग लगभग अब समाप्त हो गया है। कोल जनजाति का एक प्रसिद्ध नृत्य है, इस नृत्य को दहका नृत्य कहते हैं, है ना। इसे कोल दहका नाम से भी जाना जाता है। तो ये कोल जनजाति है। जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश की 3 बड़ी जनजाति अगर हम बात करें तो पहले नंबर पे भील, दूसरे नंबर पे गोंड और तीसरे नंबर पे कोल, है ना। तो जनसंख्या के आधार पर यह मध्य प्रदेश की तीसरी बड़ी जनजाति है। चौथे में आएंगे हम कोरकू और 5वीं सहरिया, जो आप जानते हो, ठीक है। तो जनसंख्या के आधार पर यह मध्य प्रदेश की तीसरी बड़ी जनजाति है। मध्य प्रदेश में विस्तार कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में इस जनजाति का विस्तार रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर इन जिलों में है। मतलब रीवा पन्ना का पठारी क्षेत्र है, उस क्षेत्र में कोल जनजाति के लोग निवास करते हैं, ठीक है। तो ये हुआ कोल जनजाति का एक सामान्य परिचय। अब कोल जनजाति को हम डिटेल से पढ़ना चालू करते हैं। तो देखिए, है ना, सामान्य परिचय, है ना। ये कुछ बेसिक हमने जानकारी मौखिक बता दी। मौखिक बताने का उद्देश्य आगे आप जब चैप्टर में पढ़ोगे तो ये चीजें आपकी डबल से रिपीट होंगी और आपको याद हो जाएंगी। क्लियर? तो सामान्य परिचय, मध्य प्रदेश की तीसरी बड़ी जनजाति मैंने आपको बताया। यह मध्य प्रदेश की क्या है? जनसंख्या के आधार पर तीसरी बड़ी जनजाति है ना। कहा जाता है कि मुंडा समूह की जनजाति है। मुंडा कहाँ रहते हैं? तो झारखंड की एक जनजाति है मुंडा, इसी की एक जनजाति है कोल जनजाति। ऑस्ट्रिक परिवार की जनजाति है। मैक्स मूलर ने इसे कोलेरियन कहा, बिल्कुल। फिर तत्वशास्त्री एवं समाजशास्त्रियों ने इसे मुंडा समूह के लिए आग्नेय ऑस्ट्रिक परिवार या कोलेरियन नाम दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बस वही मुंडा समूह की एक जनजाति है, कोलेरियन नाम इनको दिया जाता है। कोलियन प्रजाति की जनजाति है। ये तो परिचय हुआ। निवास मैंने आपको बताया, रीवा में एक स्थल है, इस स्थल का नाम है बद्री राजा, ठीक है। बद्री राजा में कोलों का जो गांव होता है ना, कोल गांव, कोलों के कोल ऐसा कह सकते हैं। कोल जनजाति में गांवों का जो समूह होता है, गांव का समूह, उसको क्या नाम दिया जाता है? उसको नाम दिया जाता है कुराली। क्या नाम देते हैं? कुराली। तो कोल जनजाति में गांवों का जो समूह होता है उसको हम क्या कहते हैं? कुराली कहते हैं। क्लियर? तो ये पूर्व रीवा रियासत के स्वामी माने जाते हैं। कोलों का अपना मूल निवास रीवा जिले में फरिंदा गांव मानते हैं, जबकि मिर्जापुर के कोल अपना मूल निवास रीवा राज्य में बद्री राजा या कुराली गांव, है ना। फरिंदा गांव और कुराली गांव, बस ये दो जान लीजिएगा जो कोलों का मूल स्थान है, ठीक है। तो यह कहा जाता है कि अन्य सहोदर जनजातियों की तरह इस जनजाति के लोग गंगा घाटी में अपना राज्य मानते हैं और वहां अन्य दूसरे राजाओं ने इन्हें राज्य से वंचित कर दिया, जिसके कारण ये दक्षिण के जंगलों में आ गए और जिसे इन्होंने कोलना कहा। तो मतलब वही है कि जैसे सभी जनजातियों के साथ हुआ, जब समाज विकसित हुआ तो मैंने बताया ना, जैसे सहरिया, भील, ये सभी राजस्थान की जनजातियां थे। सहरियाओं का मूल स्थान शाहबाद के जंगल हुआ करते थे। जब राजपूतों का आक्रमण हुआ तो धीरे धीरे ये मध्य प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में आकर बस गए। क्लियर? उसी प्रकार भीलों का मूल स्थान क्या था? तो भीलों का मूल स्थान भी कोटा था। कोटा जिले के आसपास के क्षेत्रों में निवास करते थे, वहां से आकर ही पूरे देश में बसे। तो वैसे इनका भी स्थान था कि गंगा घाटी में कभी कोई कोल राज्य रहा होगा और धीरे धीरे गंगा घाटी पर जब आक्रमण हुए अन्य राजाओं के तो ये अन्य जगह पर आकर बसे, जिसे कोलना कहते हैं। क्लियर? कोलों की बस्ती कोलना या कुराली सब एक ही चीजें हैं। अब आते हैं कोलों की उत्पत्ति। कोल शब्द का अर्थ तो मैंने बताया, कोल शब्द तो वैसे दिया गया है ब्रिटिश शासनकाल द्वारा, है ना। शाब्दिक अर्थ कहते कि कोल का अर्थ होता है मानव, है ना। मानव मतलब मानवों का समूह ही कोल कहलाया। क्लियर? ये स्वयं को सबरी माता का वंशज मानते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको, गर्ग संहिता में एक बड़ा प्रतापी राजा कोल हुआ और अपने कृत्यों के कारण वह कोल दैत्य के नाम से जाना गया। ये गर्ग संहिता में वर्णन मिलता है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अनेक महाग्रंथों, पुराणों और महाभारत में इस जनजाति का हमें उल्लेख मिलता है। तो गर्ग संहिता में भी क्या कहा गया है कि महाभारत काल में एक कोल नाम का कोई राजा हुआ और ये अपने आचरण के कारण ही इसे कोल दैत्य के नाम से जाना जाता है। क्लियर? अब ये राजा कंस का मित्र था जो कौशाम्बी पर शासन करता था। बलराम ने इसका अंत करके कौल दैत्य का कुशासन से छुटकारा दिलाया था। तो यही था कौल नाम का दैत्य, जिसका अंत किसने किया था? बलराम ने किया था। इसका वर्णन कहाँ मिलता है? तो गर्ग संहिता में मिलता है। क्लियर? आगे
भौगोलिक विस्तार कहाँ कहाँ है? कोल जनजाति के लोग मध्य प्रदेश में रीवा पन्ना के पठारी क्षेत्रों में निवास करते हैं, बिंदु कैमूर के पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करते हैं। कहाँ कहाँ? रीवा, सीधी, सतना, शहडोल, इसके अतिरिक्त सिंगरौली, अनूपपुर, इन जिलों में पूरी तरह निवास करते हैं। बिंद कैमूर क्षेत्र के ये मूल निवासी है, जो नर्मदा सोन चंबल के बीच का पूरा क्षेत्र है, पूरा का पूरा बिंद प्रदेश। क्लियर? 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी जनसंख्या 11.6 लाख, जो मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का कितना है? कुल जनजातीय जनसंख्या का 7.6%, और जनसंख्या के आधार पर यह मध्य प्रदेश की तीसरी बड़ी जनजाति। तो ये हुआ कोल जनजाति का सामान्य परिचय। क्लियर? अब आते हैं आगे। कोल जनजाति का मूल निवास, ये तो मैंने बता दिया। अब कोल जनजाति की कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जानते हैं। जैसा कि आपको पता है कि कोल जनजाति भारत और मध्य प्रदेश की एक प्राचीन जनजाति है ना? इस जनजाति की संस्कृति और इतिहास बड़ा पुराना है। अनेक कहानियां मिलती हैं कोल जनजाति की उत्पत्ति के विषय में, इनके इतिहास के विषय में, छोटी बड़ी। हालांकि इनको बहुत कहानियों के बारे में परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से जानना जरूरी नहीं है ना? जैसे पहला एक वही कोल दैत्य नाम का राक्षस हुआ, और जिसका अंत बलराम ने किया था। ये कृष्ण के समकालीन थे, तो वो एक कहानी मिलती है। फिर गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस में भी, है ना, कोल की रातों का वर्णन अयोध्या के राजा रामचंद्र भाई लक्ष्मण और सीता जी के साथ वन गमन के अवसर पर चित्रकूट के आगमन पर किया था। तो तुलसीदास राम के समय भी इनका वर्णन मिलता है। महाभारत काल में एक बड़ा प्रतापी बलशाली राजा, मायावी राजा हुआ कोल दैत्य, जिसके बारे में हम आगे पढ़ चुके हैं, जिसका वर्णन हमें कहाँ मिलता है? गार्गी संहिता में। क्लियर? फिर मोहनजोदड़ो में खुदाई में अस्थि पंजर मिले हैं, और यह भी माना जाता है कि कोल मुंडा के हैं, है ना? कोल मुंडा मुख मुद्रा वाले मानवों के अवशेष भी मिले, तो बोले हड़प्पा के समय की भी है। फिर आर्यों के आगमन के पूर्व कोल, किरात, नाग, यक्ष, किन्नर, कुड़िंद और खस यहाँ के मूल निवासी हुआ करते थे। उसमें कोल थे, है ना? आर्यों ने जब भारत में आक्रमण किया उसके पहले भी ऋग्वेद में पश्चप, चांडाल, बुक्कल, कोलित, वरुण आदि कई वर्णन मिलते हैं। तो ये कुछ है इतिहास, इसको आप देख लीजिए, इसको स्वयं पढ़ लीजिए, इसमें कोई बहुत महत्वपूर्ण चीजें है नहीं, है ना? बिंद क्षेत्र के राजा, जिसका नाम था तुर्वसु, ने दक्षिण पूर्व के राजा के तटवर्ती देश दिया था, जिसे आजकल रीवा कहा जाता है। तो ये कोलों का इतिहास है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बहुत महत्वपूर्ण नहीं है एग्जाम के दृष्टिकोण से, लेकिन चूंकि कोलों का इतिहास था इसलिए मैंने आपको बताया। रीवा रियासत, कोलों का निवासी, मूल निवास स्थान। और बस आप ये थोड़ा सा जान दीजिए कि रामायण, महाभारत, ऋग्वेद, पुराण, सब जगह कोलों का वर्णन हमें मिलता है। क्लियर? अब कोलों का निवास, कोल जनजाति का निवास क्या कहलाता है? तो देखिए, कोल जनजाति के घर प्रायः मिट्टी के और घास फूस के बने घरों में रहते हैं। ठीक है? सिंपल कच्चे घरों में रहते हैं, जैसे अन्य जनजाति के लोग, जिसे मड़िया या झोपड़ी कहते हैं। ठीक है? कोल अधिकांश अपने खुले गांवों में बसाते हैं, जिसे टोला कहते हैं। ठीक है? क्या कहते हैं? टोला। टोला कोल जनजाति के गांव। जिस क्षेत्र में गांव कोलों की आबादी होती है, मतलब देखिए, सबसे पहले आप समझिए, ऐसा समझिए, जैसे इनका घर हुआ, ये कच्चे घास फूस के घरों में रहते हैं, इसे मड़िया कहते हैं। क्या कहते हैं? मड़िया। जब कई सारी मड़ियाएं बन जाती हैं कोलों का, है ना, तो इसके समूह को कहा जाता है टोला। क्या कहते हैं? टोला। और टोला कई सारे, जब एक टोला, दो टोला, तीन टोला, चार टोला मिलकर एक बड़ा गांव का रूप ले लेता है, तो इसे कहते हैं कोल्हिन। कोल्हिन या कुराली के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्या कहते हैं? कुराली। ठीक है? फिर इनकी अपनी एक पंचायत होगी, है ना? इसकी एक अपनी पंचायत होगी, जिसे क्या कहेंगे? मैंने स्टार्टिंग बताया, गोहिया। तो ये कुछ शब्द हैं। क्या? पहला मड़िया, दूसरा टोला, तीसरा कोल्हिन या कुरालिन या कोलिन टोला जिसको कहते हैं, और चौथा गोही। फिर से रिपीट करता हूं, मड़िया, टोला, कोल्हिन और पंचायत को क्या कहते हैं? गोहिया कहा जाता है। क्लियर? गांव में कोलों की आबादी घनी होती है, उसे कोल्हान या कोलिन टोला कहते हैं। वही शब्द बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है? चलिए आगे। भोजन। देखिए, कोल जनजाति ना अब बहुत आदिवासी नहीं रह गए हैं। आप ये समझिए, कोल जनजाति धीरे धीरे विकसित हो गई है, यह समाज की मुख्य धारा में शामिल हो गई है। तो इनके भोजन में
बहुत कुछ अलग देखने को नहीं मिलेगा। सामान्य समाज के से ही कोल जनजाति में भोजन, वस्त्र, आवास इत्यादि सब कुछ है। क्लियर? तो शाकाहारी और मांसाहारी तो वैसे तो सभी जनजातियां होती हैं, तो कोल जनजाति भी सेम वैसे ही शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं। ज्वार, गेहूं, कोदो, कुटकी, मिजारी, सावा, कोकन, धान, अरहर, मूंग, उड़द सभी प्रकार के अनाजों का एक प्रकार सेवन करते हैं। ठीक है? कोदई भाजी, कोदो की भाजी होती है, कोदई भाजी कहते हैं। ठीक है? फिर एक विशेष प्रकार की पूड़ी बनाई जाती है, मक्के की बनी पूड़ी होती है, इसको सुआरी कहते हैं। ठीक है? फिर महुए की शराब इसमें भी सेवन करते हैं, महुए की शराब को मदाइन कहते हैं। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो सभी प्रकार के अनाजों का सेवन करते हैं, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं। विशेष प्रकार की शराब कोल जनजाति में मिलती है। इस प्रकार की शराब विशेष क्या होती है? महुए की शराब होती है, इसको मदाइन कहते हैं। पूरी जो होती है उसको सुआरी कहते हैं। ठीक है? फिर मांगलिक अवसरों पर मदाइन देवी देवताओं को भी चढ़ाई जाती है, मतलब महुए की शराब देवी देवताओं को भी चढ़ाई जाती है। तो ये कोल जनजाति में प्रमुख भोजन हो गया। ठीक है? आगे कोल जनजाति की शारीरिक विशेषताएं, तो सेम आप देखोगे कोल जनजाति का एक व्यक्ति है, शरीर बहुत सामान्य सा होता है ना? मध्यम कद, छरहरा बदन, काले और भूरे घुंघराले बाल होते हैं, नाक चपटी, सिर बड़ा, दांत सफेद, ओठ मोटे। हालांकि आपके प्रारंभिक परीक्षा में शारीरिक विशेषताएं इस प्रकार नहीं पूछता। प्रारंभिक परीक्षा में सिर्फ ये पूछता है कि कौन सी प्रजाति है, तो प्रजाति तो आप बता ही दोगे, कोलेरियन। क्लियर? तो ये विशेषता होती है, मध्यम कद, छरहरा बदन, काले भूरे और घुंघराले बाल होते हैं, नाक चपटी, सिर बड़ा। ठीक है? ये कोल जनजाति में सामाजिक विशेषताएं। क्लियर? फिर वेशभूषा कैसी है? बहुत सामान्य। सामान्य समाज में चूंकि ये आ चुके हैं तो इनकी वेशभूषा भी सामान्य समाज की तरह ही है। पुरुष धोती कुर्ता और सिर पर साफा बांधते हैं। ठीक है? पुरुषों के द्वारा धोती कुर्ता और सिर पर साफा, ये सामान्य समाज है। महिलाएं धोती बंडी पहनती है, किशोरियां रंग बिरंगी साड़ी पहनती है। ठीक है? कोल स्त्रियां चांदी की मिलट, और मिलट नहीं है ये बेसिकली गिलट, गिलट एक प्रकार की धातु होती है, शायद आप जानते होंगे, गिलट के गहने पहनती है। ठीक है? कुछ विशेष प्रकार के वस्त्र, जैसे धाती खोबस क्या हुआ? सिर से कान तक पहने जाने वाला एक आभूषण हुआ। देखो ये दिख रहा है ना, ये कोल जनजाति की किसी महिला का मैंने आभूषण ऐसा बनाया था, तो इसको क्या कहते हैं? धाती खोबस। धार क्या हुआ? कान में पहने जाने वाला एक आभूषण। ये देखिए कान से एक आभूषण पहना गया है, इसको क्या कहें? धार। और पुलिया क्या हुआ? ये पुलिया होती है, नाक में पहने जाने वाले आभूषण को पुलिया कहते हैं। ठीक है? तो ये कुछ आभूषण है। क्या हुआ? धाती खोबस, ये आपको दिख रहा है ये आभूषण है ना, ये धाती खोबस हुआ। धार क्या हुआ? कान में जो पहनते हैं ये। और फिर फुलिया क्या हुआ? जो नाक में पहने जाने वाला आभूषण है, ये कोल जनजाति का आभूषण हुआ। ठीक है? उपजातियां मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में, मध्य प्रदेश में कोल जनजाति की दो ही उपजातियां रहती हैं। ठीक है? पहली उपजाति है रौतिया और दूसरी है रौतेला। ठीक है? इसके अतिरिक्त और भी होती हैं, जैसे राउतिया, दसोरा, मणनहा, है ना, कगवासरिया, कठौतिया, मवासी, ठकुरिया, रवैतिया और बीज, ये कोलों की अन्य उपजातियां हैं। है ना? दो याद करिएगा, रौतिया और रौतेला, या रौतेले भी कहते हैं, रौतेले रौतेला एक है। ठीक है? तो ये हुई कोल जनजाति। कोल जनजाति के इसके आगे का इनकी सामाजिक विशेषता, धार्मिक विशेषता, राजनीतिक विशेषता हम अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। ठीक है? उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अपना फीडबैक दीजिएगा। अगले लेक्चर में हम कोल जनजाति को कंप्लीट करेंगे, कोल के साथ कोरकू और बंजारा जनजाति को भी पढ़ेंगे। ठीक है? तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बच्चों गुड बाय।